देखो इसमें दिया है निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुणज दिया है, तो गुणज निकालने तो मैंने आपको कौन सी प्रश्नावली में समझाई थी, प्रश्नावली 3.1 में। गुणज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें क्या याद रखने हैं, पहाड़ी याद रखने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें दिया है सार्वा, तो सार्व का मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, या जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, इसको बोला जाता है सार्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली संख्या हमें दी है 6 और दूसरी संख्या दी है 8। तो पहले हमें क्या करना है, इसके गुणज निकालने हैं। गुणज का मतलब इसके पहाड़े निकालने हैं। तो देखो 6 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 ती 18, फिर 6 चौको 24, फिर 6 पंजे 30, फिर 6 चौके 36, 6 सतह कितना होगा 42, 6 अठ 48, 6 नंबर 54 और 6 दशमलव 60। फिलहाल इतने ही ले लो इसमें। ठीक है, वैसे 8 के पहाड़े में कितना होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, फिर 32 होगा, फिर 40 होगा, 48 होगा, फिर यहाँ पे 48 के बाद अगला होगा 56, फिर होगा यहाँ पे हमारे पास 64, फिर होगा यहाँ पे 72 और फिर होगा 80, फिर 88, ऐसे ये संख्याएं आगे बढ़ेंगी। अब देखो कितने भी हम ले सकते हैं, मतलब इनमें क्या क्या करना है, जैसे 6 है तो 6 में 6 6 ऐड करते जाना है। जैसे 60 है तो अगला हो जाएगा 66, अगला हो जाएगा 72, मतलब ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालने हैं, इसके प्रथम तीन सार्वगुणज निकालने हैं। सार्वगुणज का मतलब जो यहाँ पे भी मौजूद हो और जो यहाँ पे भी मौजूद हो। तो आपको दिख रहा होगा कौन सी संख्या पहली ऐसी है, पहले तो पहली संख्या निकाल दो कि जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे नहीं है, 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे नहीं है, 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, मतलब पहली संख्या आ गई हमारे पास 24। देखो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। ठीक है, तो एक तो इसका सार्वगुणज, पहला सार्वगुणज हो जाएगा 24। ठीक है, अगला कौन सा होगा, देखो आपको दिख रहा है 30 यहाँ है, 30 यहाँ नहीं है, 36 यहाँ है, 36 यहाँ नहीं है, 42 यहाँ है, 42 यहाँ पे नहीं है, 48 यहाँ पे, 48 यहाँ पे है, तो अगला हो जाएगा 48। ठीक है, अगला 48 निकल गया। अब अगला देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे नहीं है, 60 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 66 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 72 यहाँ है, तो 72 यहाँ पे है। देखो 72 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगला निकल जाएगा हमारा 72। तो 24, 48 और 72 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए, इसके प्रथम 3 सार्वगुणज निकल गए। अब देखो एक तरीका तो ये है इनको सॉल्व करने के, पहले इसके पहाड़े लिख दो, फिर इसके पहाड़े लिख दो, उनमें से देखो कौन सी संख्या यहाँ पे मौजूद है वो लिख दो। दूसरा और इससे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला गुणज तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जैसे पहला गुणज हमने निकाल दिया 24। अब 24 क्योंकि ये पहला गुणज है इसीलिए इसको हम 1 से गुणा करेंगे। पहला गुणज निकालना है तो 24 गुणा 1 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 24 आएगा। अब मुझे इसका दूसरा गुणज निकालना है तो 24 को 2 से गुणा करेंगे, तो 24 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा। और तीसरा गुणज निकालना है तो 24 गुणा 3 करेंगे, तो 24 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब क्या है कि पहला गुणज हमने निकाल दिया, उसके बाद आगे कितने भी गुणज, जैसे 5 गुणज निकालने हैं तो पहले इसको 1 से गुणा करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो हमारे इसके गुणज निकल आएंगे, वो भी सार्वगुणज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सार्वगुणज, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। सेम टू सेम देखो दूसरे पार्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना है। देखो 12 और 18 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, यहाँ पे बी पार्ट है ये, और 18। अब इसके पहले गुणज निकाल दो, मतलब इसके पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएँ आएंगी। तो पहले आएगा 12, फिर आएगा 24, फिर आएगा 36, फिर आएगा 48, फिर आएगा 60। अब ये संख्याएँ ऐसे आती जाएंगी। वैसे 18 के गुणज में क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा 18, फिर 18 दूनी 36, फिर 18 ये कितना होगा 54। उसके बाद ये संख्याएं ऐसे आगे आती जाएंगी। अब इसके प्रथम 3 गुणज निकालना है, तो पहले तो आपको दिख रहा होगा, देखो 12 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 24 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अब देखो 36 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो पहला इनका सार्वगुणज निकल गया हमारे पास 36, पहला निकल गया। दूसरा हम निकाल सकते हैं कैसे, 36 गुणा 2 कर दो, तो 36 दूनी कितना होता है 72, तो अगला निकल गया 72। फिर अगला निकालेंगे तो 36 गुणा 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 6 18 को 8, 3 3 9 और 1 10, तो अगला हो जाएगा 108। तो बस ये हमारे प्रथम 3 क्या निकल गए, यहाँ पे सार्वगुणज निकल गए। ठीक है, तो देखो पहला हमें पता लगा, बाकी 2 हमने निकाल दिए। कैसे निकाल दिए, अगर दूसरा चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, तीसरा चाहिए तो 3 से गुणा कर दो, बस। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों।
तो सारो गुणज का मतलब मैंने आपको बोला था ना, जो इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो। तो सबसे पहले देखो 3 और 4, इसके पहले क्या निकालेंगे हम, गुणज निकालेंगे। तो 3 का गुणज क्या होगा, देखो 3 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएंगे, 3 कम 3, फिर होगा 6, फिर होगा 9, फिर 12, 15, फिर 18, ऐसे ये संख्याएं आगे आती जाएंगी। ठीक है, वैसे ही 4 के गुणज क्या क्या होंगे, मतलब 4 के पहाड़े में तो 4 आता है, फिर आता है 8, फिर 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो ये संख्याएं ऐसे आगे आती जाएंगी। ठीक है, अब अगर मुझे इनका सारो गुणज निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सारो गुणज। तो सारो गुणज क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, तो देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। तो पहला इसका गुणज निकल गया कितना, 12। पहला गुणज निकाल दिया। बाकी और गुणज तो आप निकाल ही सकते हैं ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पहला गुणज निकाल दिया, उसके बाद पहले गुणज में 1 से गुणा करते हैं, फिर उसके बाद अगला निकालना है 2 से, 3 से, ऐसे गुणा करते जाओ। तो जो 12 आ रहा है उसमें देखो, अगर पहले 1 से गुणा किया तो 12 आया, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना आएगा, 24, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 12 तीन कितना आएगा, 36, फिर 4 से गुणा करेंगे 12 चौको 48। तो देखो 100 से छोटे हमें लिखनी है, तो 100 से छोटे जितने भी हैं सारे लिखेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्तर 84 और 12 अठा 96। और 12 में 108 होता है, तो अगर मैं 108 लिखता हूँ तो देखो 100 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 100 से कम मुझे चाहिए, तो मतलब 108 को हम हटा देंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 3 और 4 के सारे गुणज हो जाएंगे, जो कि 100 से छोटे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कौन सा पार्ट है इसमें, ये है साइज से हमारे पास चौथा पार्ट। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96, तो वही हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। अब देखो इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, सहअभाज्य। अब देखो सहअभाज्य को अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो ऐसी संख्याएँ जिनका सारो गुणनखंड 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब देखो सारो गुणनखंड निकालना तो आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे पहले मुझे 18 और 35, अगर मैं इसके गुणनखंड निकाल दूँ तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक तो होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 6, एक होगा 9 और एक होगा 18। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, जो कि मैंने आपको बताया है गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर भी आपको नहीं आता है तो 18 के ऐसे गुणनखंड निकाल दो, ऐसे करके। ठीक है, पहले होगा 1 गुणा 18, फिर 2 गुणा 9, फिर होगा 3 गुणा 6, फिर हो जाएगा क्या 6 गुणा 3। तो देखो ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो यही 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये हो गया। वैसे ही 35 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा और लास्ट में 35 का ही जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। तो अगर मैं इन दोनों का सारो गुणनखंड निकालूँ तो एक हो जाएगा 1। अगली संख्या देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 18 यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इनका सारो गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सारो गुणनखंड 1 आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हाँ ये सहअभाज्य संख्याएँ हैं। तो ये वाली सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका सारो गुणनखंड 1 आ रहा है। तो देखो पहला पार्ट इसका हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे 37 आ रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 37 एक अभाज्य संख्या है, मतलब इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 37, बाकी और कुछ नहीं होंगे। और 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो इसका सारो गुणनखंड 1 तो आ जाएगा 1। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो अगर इसमें से एक संख्या अगर अभाज्य संख्या आती है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका अगर मैं सारो गुणनखंड निकालूंगा तो हमेशा ही 1 ही आएगा। ठीक है, या कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर एक इसमें से अभाज्य संख्या आती है तो उनका सारो गुणनखंड हमेशा 1 ही होता है। तो इनका भी 1 हो रहा है, मतलब ये भी क्या हैं, ये भी सारे सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी हाँ लिख देना। अब जैसे यहाँ पे 30 और 415 है, तो एक तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें भी 5 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो इसको पूरा इसके गुणनखंड लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। एक तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब देखो 5 का भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, मतलब 5 इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि जब मैं 5 का भाग 30 में करूँगा
तो पूरी पूरी बार जाएगा। और इसका भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब मैं 5 का भाग 415 में करूँगा तो पूरी पूरी बार जाएगा, मतलब 5 इसका एक गुणनखंड होगा। अब देखो यहाँ पे अगर यहीं पे इन दोनों से ही मैं चेक करके बताऊँ कि इसके सारे गुणनखंड क्या क्या होंगे। देखो एक तो होगा, ये होगा 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 भी होगा। तो मैंने क्या बोला था, सहअभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिसके सारों गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी क्या, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि एक गुणनखंड 5 तो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। अब और भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक हमने निकाल दिया तो बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख देना नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी इसके और पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 17 है, तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड केवल 1 और 17 होंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो 68 है, तो 68 के गुणनखंड 1 तो होगा ही होगा, और 1 हो जाएगा, 17 चौको कितना होता है, 68 होता है, मतलब 4 भी होगा 17 भी होगा। बाकी और हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 17 यहाँ पे भी आ रहा है, 17 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब अगर मैं इसके सारे गुणनखंड निकालने जाऊँगा तो 1 तो होगा ही होगा, साथ में 17 भी आ रहा है। तो देखो केवल 1 होना चाहिए तभी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे देखो 17 दोनों में मौजूद है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। सेम टू सेम बाकी देखो जैसे 216 और 215 है। अब इसके अगर मैं गुणनखंड निकालने जाऊँगा तो देखो 2 का भाग इसमें जाता है बट इसमें नहीं जाएगा, तो ये 2 तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 3 का भाग देखो इसमें जाएगा क्या, 6 और 2 8 1 9, 3 का भाग इसमें जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा। वैसे ही देखो 4 का भाग इसमें जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का भाग देखो इसमें जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, 6 का भाग इनमें नहीं जाएगा। फिर 7 8 आप चेक करके देखना, मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका भाग इसमें जा रहा है और साथ में इसमें भी जा रहा है। तो केवल एक ही है, तो इसका भी सारा गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आप खुद ही चेक करके बताएंगे कि ये सहअभाज्य संख्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब इसका मैंने बता भी दिया कि सहअभाज्य क्या होते हैं, जिनका सारो गुणनखंड किसके बराबर होता है, सारो गुणनखंड 1 के बराबर होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। अब देखो इसमें दिया है एक संख्या ऐसी है जो 5 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे मैं सीधे कर दूंगा 5 गुणा 12, क्योंकि 12 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 ही ऐसी संख्या है जो 5 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी, मतलब 60 में अगर मैं 5 का भाग करता हूँ तो भी पूरी पूरी बार जाएगा, और 12 का भी अगर मैं भाग करता हूँ तो भी पूरी पूरी बार जाएगा। तो एक संख्या वो हो जाएगी 60। उसके बाद और नंबर क्या होंगे, पहले 60 है, फिर 60 गुणा 2 करेंगे तो अगली संख्या हो जाएगी 120। मतलब 120 ही ऐसा नंबर है जो इससे भी पूरी पूरी 5 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा। अगला संख्या आएगा 60 गुणा 3 करेंगे, तो 60 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा ये, 6 18, अगली संख्या हो जाएगी 180। फिर 60 गुणा 4 करेंगे तो अगली संख्या मतलब ये हो जाएगी 6 चौको 24, 240 हो जाएगी। अब हमें ये निकालना है कि किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी, मतलब ऐसी संख्या जो 5 और 12 से विभाजित हो रही है, अन्य किस संख्या से विभाजित होगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूँ तो पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसको भी अगर मैं 60 से विभाजित करता हूँ तो भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसको भी अगर मैं 60 से विभाजित करता हूँ पूरी पूरी बार विभाजित होगा। इसको भी 60 से विभाजित करता हूँ तो पूरी पूरी बार विभाजित होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो 5 से और 12 दोनों से विभाजित है, तो अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या होगी 60। ठीक है, 60 क्यों होगी, क्योंकि 5 और 12 देखो या तो ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि 5 के गुणज क्या क्या होंगे। तो देखो 5 का गुणज होगा 5 10, फिर होगा 15 20, ऐसे करते करते 50, फिर होगा 55, फिर होगा 60, तो 60 ही आया। फिर वैसे ही 12 के भी गुणज निकाल दो, तो 12 के गुणज 12 24 36 ऐसे 48, फिर हो जाएगा 60। तो आपको दिख रहा होगा 60 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो इन दोनों में मौजूद होने का मतलब पहली संख्या तो 60 ही है ना, इससे पहले तो ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ पे भी मौजूद हो, यहाँ पे मौजूद हो। आप चेक करके देख सकते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे आ गई 60। अब अगली संख्या निकालनी है, तो जैसे ऊपर मैंने बताया था कि 60 गुणा 2 कर दो तो अगली संख्या निकल आएगी। अगली संख्या निकालनी है तो 60 गुणा 3 करेंगे तो अगली संख्या निकल आएगी। ठीक है, जो कि वही चीज़ हमने यहाँ पे की है।
अब देखो अगर मुझे ये चेक करना है कि 5 और 12 जिससे विभाजित है अगली संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 60, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 60 का भाग करेंगे, क्योंकि जो बाकी जितने भी नंबर हैं ये मिलकर किससे बने हैं, 60 से ही तो मिलकर बने हैं। पहली जैसे 60 है तो ये 60 गुणा 1 है, 120 है तो ये 60 गुणा 2 है, फिर अगली संख्या होगी 60 गुणा 3, अगली संख्या होगी 60 गुणा 4। तो सब में आपको दिख रहा होगा 60 साथ मौजूद है, 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अगली 60 हो जाएगी। तो देखो बोलने का यही मतलब है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। यह संख्या मतलब कौन सी संख्या है, ये जो संख्याएं आ रही हैं 120, 180, 240, तो अन्य संख्या कौन सी है, वो 60 ही है। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 60 ही आ रहा है ना, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है। ठीक है, और कौन सी संख्याएं जिनसे यह विभाज्य होगी, तो और कौन सी संख्याएं हैं ये हमें चेक करना है। अब देखो कोई संख्या है जो 12 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है, मतलब उसमें 12 का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। तो पहली संख्या तो वो 12 ही होगी, अगली संख्या होगी 12 गुणा 2, मतलब अगली संख्या हो जाएगी 24। तो अगर मैं एक ही संख्या जैसे 12 ही लेता हूँ, क्योंकि 12 में अगर 12 का भाग करेंगे तो विभाज्य है का मतलब पूरी पूरी बार भाग जाता है, एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 12 0। अब देखो और संख्याएं क्या क्या होंगी, और संख्या तो एक तो होगी 1, क्योंकि एक में अगर मैं 12 का भाग करता हूँ पूरी पूरी बार जाएगा। अगली होगी 2, 2 में 12 का भाग कर दो पूरी पूरी बार जाएगा। अगली संख्या होगी 3, 3 में 12 का भाग कर दो पूरी पूरी बार जाएगा। अगली संख्या होगी 4, उसके बाद होगी 6 और उसके बाद होगी 12। तो यही संख्याएं हैं। अब देखो 12 तो इसमें ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब 12 नहीं लेंगे, ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा 12 के अलावा 24 को भी लेना है, क्योंकि 24 में भी आपको दिख रहा होगा 12 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो देखो 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो आपको दिख सकता है कि ये संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है, तो 1 2 3 4 6 वही चीज़ आ रही है ना। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पे ही प्रश्नावली कौन सी है, 3.4, ये यहाँ पे समाप्त होती है इसी क्वेश्चन के साथ। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।